नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं साफ साफ बता दूं कि हम इस तरह की वीडियोस मतलब चैनल पे नहीं बनाते, क्योंकि यहाँ पे हम साल के एंड पे हमने पिछली बार भी बनाई थी जो प्रांजल कामरा जी ने फंड्स बताए थे अपनी वीडियोस में, उसके ऊपर हमने बताई थी वीडियोस कि किस तरह के वो फंड्स हैं, उनका इन डेप्थ एनालिसिस कैसे मतलब हम कर सकते हैं, क्या क्या उसमें अच्छाई हैं क्या बुराई हैं, तो वो सब चीज़ें हमने बताई थी। ठीक है, इस बार भी सेम चीज़ें हमने करने की कोशिश करी, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा, तो लिटरली बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा निराशा हुई। और उसका रीज़न मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊँगा, कुछ बेस्ट फंड्स बताऊँगा, अपनी तरफ से भी बताऊँगा, और जो उन वीडियोस को देख के आपको भी शायद लगा होगा, अगर आपने अभी देखी हैं वो वीडियोस जो बेस्ट लार्ज बेस्ट स्मॉल कैप उनकी वीडियोस हैं, ठीक है, तो जो अगर आपने वो देखी हैं तो आपको पता लगा होगा कि उन वीडियोज़ के अंदर क्या था। ठीक है, आज हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे, आपको बेस्ट फंड बताऊंगा 2025 के, हम चैनल पे कौन सी सीरीज़ लेके आने वाले हैं, और उससे पहले आपको एक रील दिखा देता हूं। और मैं फिर से बोलूँगा, चैनल पे नए हैं तो इस तरह की ये मेरे ख्याल से आखिरी वीडियो होगी इस चैनल पे। मतलब कोई रील उठा के या फिर कोई भी मतलब दूसरे के चैनल की बात मुझे नहीं लगता हम दोबारा करने वाले हैं, या फिर साल में एक आधी बार। ठीक है, तो ये 2025 अब 12 महीने, अगले 12 महीने तो ऐसा कुछ हम नहीं करने वाले। तो पहले आप रील देख लीजिए। आज मैं 4 करोड़ के घर में रहता हूँ, तो उसका भाड़ा है 70,000 रुपये महीना, तो 70 इंटू 12 हो गया 8,40,000, यानी 2% से थोड़ा सा ज्यादा। मैं अगर 4 करोड़ का घर खरीदता तो मेरी 3.25 लाख की EMI होती। मैं अपने पैसे को भी मानता हूं कि उसी कीमत का है जितना पे लोन मिल रहा है, तो 3-3.25 लाख की मेरी EMI होती। अब 3.25 लाख में से 70,000 के मेरे पास 2.5 लाख रुपए बच गए। अब ये 2.5 लाख अगर मैं SIP करता हूं और ये 20 साल के लिए FD के लिए करता हूं, तो वो 2.5 लाख रुपए मेरे जो है 20 साल बाद करीबन 25-30 करोड़ हो जाए, जबकि घर इतने का, घर 4 का 7 हो जाएगा। अच्छा, हो भी गया 7-8 का, तो मैं कौन सा बेच सकता हूँ? मुझे अक्खा बेचना, मतलब फुल बेचना पड़ेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बेच सकता मैं इसको, बेडरूम अलग करके ये सब करके नहीं बेच पाऊंगा। तो मेरे लिए ये जो है एक कॉर्पस क्रिएट करता है विच इज फार मोर लिक्विड, फार मोर रिटर्न जनरेटिंग देन अ हाउस। देखो, इस तरीके से ना मतलब ये लोग कौन होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये वो लोग होते हैं जो आपको कुछ अलग बता के, मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोलूँगा, सिर्फ एक इसके पीछे की साइकोलॉजी की बात करेंगे। अगर उस चीज़ में मैं जाने लगा तो अच्छा नहीं लगता किसी के बारे में ऐसे बोलना, तो सिंपल सी बात है कि हम सिर्फ साइकोलॉजी की बात करेंगे। देखो होता क्या है, अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको एक टिप बताता हूँ कि आप जो घर लेना चाह रहे हैं, अपना ड्रीम हाउस है वो ले लीजिए, और इतने की EMI बनेगी, और बाकी जो बचेगा आप SIP कर लीजिए। अब आप कहोगे कि यार इसमें क्या नया बता रहा है तू, इसमें तो कुछ नया नहीं है, ये तो कॉमन सेंस है ना, कि हम अपना जो ड्रीम हाउस है या जो हम घर बनाना चाहते हैं हमने ले लिया, उसके बाद हमारे पास जो पैसा बचा उसकी हम SIP कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कुछ मतलब ऐसा नहीं है, ये हम लोग सालों से करते आ रहे हैं, मतलब हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, सब ने यही किया होगा। ठीक है, SIP नहीं कर रहे होंगे लेकिन वहाँ पैसा सेव कर रहे होंगे, हम लोग सिर्फ SIP कर रहे हैं, सेव करने की जगह पैसा। ठीक है, तो अब इस केस में जब ये लोग इस तरीके की बातें करते हैं ना कि हाँ आप घर मत खरीदो, घर खरीदोगे तो ये नुकसान हो जाएगा, 3-3.5 लाख की EMI बनेगी, इससे अच्छा तो 70,000 का किराया भर लो। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। और जितने भी ये लोग बोलते हैं ना, मतलब मैं सबसे बड़ा एक प्राइम एग्जांपल आपको दूं निखिल कामत जी का। फिर से मैं बोल रहा हूँ, किसी के खिलाफ कोई हेट नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जो जीरोधा के फाउंडर्स हैं, ठीक है, उन्होंने कितनी वीडियोज़ में बोला होगा कि घर मत लो, घर, एक बार उनकी जाके देखना जो उन्होंने घर लिया है। ठीक है, उनको तो फिर भी स्टेबिलिटी की ज़रूरत नहीं है। एज अ मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास आपको ज़रूरत है कि आप एक स्टेबल इनकम हो, एक स्टेबल आपकी हर चीज़ हो, एसेट्स हों। तो हर एसेट को SIP में नहीं डालते। तो ये चीज़ करने की बजाय सबसे अच्छी चीज़ ये है, एटलीस्ट ये करो कि इंस्टाग्राम से स्टॉक मार्केट को सीखना बंद करो। ठीक है, कोई वैसे वीडियोज़ हैं जो आपको समझ आ रही हैं, देखनी है देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़, अगर आप अपनी कुछ एसेट्स बनाना चाहते हैं, अपना घर, गाड़ी, मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपका 20% 30% अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके अलावा आप EMI कर रहे हैं या घर ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा है। अब उसकी ज़रूरत या उसकी इंपॉर्टेंस मुझे नहीं लगता मुझे आपको बताने की ज़रूरत है कि अपने घर की इंपॉर्टेंस क्या होती है। ठीक है ना, तो ऐसी बकवास वीडियोस देखने के बजाय मतलब मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, मैं जस्ट एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि कुछ अलग बोलेंगे तभी तो आपको लगेगा ना कि यार हाँ यार, इस तरीके से तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमारी तो इतनी वेल्थ बन जाएगी। लेकिन इस दौरान आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, आप अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ के जा रहे और अपने उस टाइम फ्रेम में आप बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं।
ठीक है। मतलब एक बार घर का किराया, मतलब एक अपना घर छोड़ना पड़ जाए, मतलब जहाँ पे आप रह रहे हैं बेशक किराए के घर पे, फिर दूसरा शिफ्ट करना पड़े और फिर वहाँ से तीसरा, तीसरे से चौथा, मतलब इनके लिए आसान होता होगा। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो के अंदर और चलते हैं। यहाँ पे जो प्रांजल कामरा ने बताए थे फंड्स, वो थे HDFC का सेंसेक्स इंडेक्स फंड। ठीक है, बहुत बढ़िया फंड है। रीज़न क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको एक स्टेबल रिटर्न दे रहा है। लास्ट 1 ईयर में 20% रिटर्न मिले। ठीक है, और उसके बाद जो नेगेटिव जाता है तो वो भी बहुत कंट्रोल में जाता है। सिंपल सी बात है। बहुत से लोग नेक्स्ट 50 में करना पसंद करते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गिर जाता है, बहुत ज़्यादा। मतलब अब यहाँ देख लो कि इससे 4 गुना गिरा हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन रिटर्न देने के मामले में लॉन्ग टर्म की बात करो, ठीक है, लॉन्ग टर्म में, क्योंकि देखो अब ये एक साल में 25% का रिटर्न जो फ़र्क डिफरेंस क्रिएट किया है ना, ये लॉन्ग टर्म में आपको इतना ज़्यादा नहीं दिखेगा। लॉन्ग टर्म में आपको ये दिखेगा, और 10 साल में आप जाओगे तो ये डिफरेंस सिर्फ शायद 2% भी दिखे। तो आप रिस्क बहुत ज़्यादा ले रहे हैं इस 2% के लिए। तो इन दोनों में से मैं ये नहीं कहूँगा कि ये अच्छा है या ये अच्छा है, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो। मुझे ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगता है, कि मैं इक्वल वेट का हमेशा से बोलता हूँ कि इक्वल वेट, मतलब इससे बेटर मुझे इंडेक्स नहीं लगता, क्योंकि ये इन दोनों के बीच वाली जगह पे है। क्यों? गिरता इन दोनों के बीच वाली स्टेज में है। ठीक है, और जब यहाँ पे भी देख लो 3 मंथ्स में भी इन दोनों के बीच वाली स्टेज का है, और रिटर्न देने के मामले में भी इन दोनों के बीच की स्टेज का है। लॉन्ग टर्म में रिटर्न सबसे ज़्यादा है नंबर 1 पे, क्योंकि जब गिरता है ना थोड़ा सा कंट्रोल कर लेता है। जैसे यहाँ पे आप देखो कि 3 मंथ्स के अंदर यहाँ पे ये गिरा UTI नेक्स्ट 50 1% तक, और ये 2.5% ऊपर चढ़ गया। तो ये डिफरेंस होते हैं जिस वजह से लॉन्ग टर्म पे इम्पैक्ट पड़ता है और रिटर्न्स ज़्यादा निकल के आते हैं। तो मेरे हिसाब से आप इन तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। प्लीज़ तीनों मत ऐड कर लीजिएगा लार्ज कैप के नाम पे। अगर आप लार्ज कैप का एक्सपोजर 30-40% भी रखते हैं तो मैक्स टू मैक्स इनको 2 रख लीजिए। फिर बाकी मुझे नहीं लगता इनको 2 भी रखने की ज़रूरत है, 1 बहुत है। 20% एक्सपोजर बहुत है आपके लिए। ठीक है, अब उसके बाद आपके लिए एक खुशखबरी, जो हमने बोला था, हमने एक मिड कैप की सीरीज़ बनाई थी, उस सीरीज़ को हम लास्ट में ख़त्म करेंगे। एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको सारे मिड कैप बता दूंगा कि कौन कौन से बेस्ट हैं, आप 2025 में ले सकते हैं अगर आप चेंज करने की सोच रहे हैं तो। ठीक है, कौन कौन से म्यूचुअल फंड ऐसे हैं मिड कैप कैटेगरी में जो आपको निकाल देने हैं। ठीक है, हमने अब प्रांजल कामरा की वीडियो देखी जिसमें उन्होंने कहा कि मैं मिड कैप बोलूँगा ही नहीं, मिड कैप में 150 फंड होते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, सेम उन्होंने स्मॉल कैप के साथ कहा कि स्मॉल कैप के साथ नहीं। फिर उन्होंने कहा कि पराग पारिक फ्लेक्सी ले लो मिड कैप लेने की जगह, जबकि उसके अंदर तो सारा लार्ज कैप है। ठीक है, और उस वीडियो में मुझे बहुत गलतियां भी मिली। पहली एक गलती थी कि उन्होंने बोला कि 80% तक एक्सपोजर रखना पड़ता है मिड कैप के अंदर, जबकि ये नंबर 65% होता है। और उन्होंने बोला कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हैं, बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं, ये सब चीज़ें। तो मैं बस एक क्वेश्चन वहाँ पे मेरे मन में रेज़ हुआ कि जो सर्विसेज आप सेल कर रहे हैं, ठीक है, वो वॉलेटाइल कैसे नहीं है? आप टॉप 30 स्टॉक सेल कर रहे हैं, ठीक है, आपकी स्ट्रेटजी ये है, तो उस हिसाब से तो म्यूचुअल फंड गलत हो गए, क्योंकि आप जो सर्विसेज सेल कर रहे हैं वो ये सेल कर रहे हैं कि आप 30 स्टॉक सेल कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने एक बकेट बनाई, आप उसको 12,000 में सेल कर रहे हैं, अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या ये आपकी जो है, क्या सिर्फ इसके अंदर लार्ज कैप है? अगर हाँ तो मैं क्यों लूँगा इसको? फिर 50-80 जो फंड है टॉप 30, तो मैं वैसे ही, मेरे पास बहुत सारे इंडेक्स है जो मैं टॉप 30 ले लूँगा, फिर मुझे नहीं लगता वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न जनरेट करेगा। ठीक है, दूसरी तरफ हर साल वो 12,000 का रिन्यूअल है उस पर, जो भी है। ठीक है, तो मैं बस इतना जानना चाहूँगा कि ये चीज़ अगर हम कर रहे हैं तो ये ज़्यादा रिस्की है या ये ज़्यादा रिस्की है? तो मेरे मन में ये क्वेश्चन, मतलब कॉमन सेंस वाली बात है, मुझे तो लग रहा है कि आप डायरेक्ट इक्विटी में जाएंगे तो फिर रिस्क तो मुझे तो बराबर ही लगा। या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ, आप म्यूचुअल फंड अलग जगह ले लीजिए, इस चीज़ को अलग जगह, इन दोनों को मैं एक तराजू में तोल ही नहीं सकता। तो सिंपल सी बात हो गई। उसके बाद बेस्ट फ्लेक्सी में उन्होंने पराग पारिक फ्लेक्सी बोला था, और भी, जबकि हमारे पास ऑप्शन है। और ठीक है, पराग पारिक ऐसा है, वो कोर फंड में आता है और वो कोर फंड के अंदर जा सकते हैं। अब बेस्ट मल्टी कैप की बात करें तो मल्टी कैप भी बहुत सारे आते हैं, जिसके बारे में हम इन फ्यूचर बात जरूर करेंगे और सीरीज़ बनाएंगे। तो आपको बेस्ट फंड्स की सीरीज़ जल्दी मिल जाएगी जो 2025 में बेस्ट होने वाले हैं। होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं फिर से बोलूँगा कि इस तरह की वीडियोस हम शायद रिपीट ना ही करें तो बेटर रहेगा। लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तो हमें प्लीज़ बताइएगा अपने थॉट इस वीडियो के ज़रिए।